हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम जानेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। इस क्रेब्स साइकिल को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में देखा था कि शुगर का ब्रेकडाउन कैसे होता है। शुगर के ब्रेकडाउन होने पे बनता है पायरुविक एसिड। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने अपने ग्लाइकोलाइसिस लेक्चर में कर ली है। अब हम आते हैं क्रेब्स साइकिल पे। आखिर इस पायरुविक एसिड का होता क्या है। क्रेब्स साइकिल जो है उसको टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये विचार आना एक श्रोता के लिए वांछनीय है कि ये टीसीए साइकिल क्रेब्स साइकिल को कहते क्यों हैं। तो टीसीए साइकिल जो है इसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको टीसीए साइकिल इसलिए कहते हैं कि जो हमारी क्रेब्स साइकिल होती है वो 10 स्टेप में पूरी होती है और पहले के 3 जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको टीसीए साइकिल कहते हैं। दूसरा नाम इसका जो है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो मॉलिक्यूल बनता है क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में वो सिट्रिक एसिड होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपके ये जो क्रेब्स साइकिल होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, इसको सेल जो है एज इट यूज नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा और तोड़ के क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा और उससे अपने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बॉडी में चल रही हैं उसको गवर्न किया जाएगा। अब देखिए ये जो पायरुविक एसिड बना उसका फेट क्या है, उसका आगे होता क्या है। तो ये पायरुविक एसिड अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है जो कि मसल में बेसिकली होता है, तो ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है आपकी लैक्टिक एसिड में। ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में और इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं क्योंकि ये मसल में हो रहा है इस और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। अब सब कोई ग्लूकोज तो आपके हायर ऑर्गेनिज्म भी खा रहे हैं और लोअर ऑर्गेनिज्म भी उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर माइक्रोब्स में जो कि बेसिकली एनएरोबिक माइक्रोब्स हैं उसमें इस पायरुविक एसिड का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है तो ये अल्कोहल बनता है और इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म तो इस पायरुविक एसिड का क्या होता है। पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड आपके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कि ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो बना था कब, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए में। बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे एसिटिल को एंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये होता कैसे है, इसमें क्या होता है, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम पायरुविक एसिड पे वर्क करता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी निकलता है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NAD के द्वारा ले लिया जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है NADH2 में। चूंकि ये प्रोसेस जो है पायरुविक एसिड का एसिटिल को एंजाइम में बदलना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्टेप्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल के बारे में। ये जो क्रेब्स साइकिल है ये 10 स्टेप में 10 पदों में पूरी होती है। अब थोड़ा सा इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्रेब्स साइकिल जो है वो जर्मन ब्रिटिश बायोकेमिस्ट और फिजिशियन सर हैंस एडोल्फ क्रेब के द्वारा खोजा गया था कब, 1937 में। और इस डिस्कवरी के लिए इनको
नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस टॉपिक को लास्ट तक देखते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन जो आते हैं वो आपसे मिस नहीं होंगे। क्रेब साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये 10 स्टेप में होता है। पहले प्रोसेस को कहते हैं, स्टेप 1 को कहते हैं कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है 2 मॉलिक्यूल का। स्टेप 2 जो है वो डिहाइड्रेशन है, मतलब कि इसमें H2O मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा। 3rd स्टेप जो है वो हाइड्रेशन का है। स्टेप 4 जो है वो डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट का है। बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल के किस स्टेप में सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो वो स्टेप नंबर है आपका 4। स्टेप 5 जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन का है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेप में रिमूव होती है। स्टेप 6 जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का है। स्टेप 7 जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का है। स्टेप 8 जो है वो डीहाइड्रोजनेशन 3rd है। और स्टेप 9 हाइड्रेशन है। स्टेप 10 जो है वो है डीहाइड्रोजनेशन। इस तरह से ये 10 प्रोसेस जो है, 10 स्टेप जो हैं, इन प्रोसेस के जरिए क्रेब्स साइकिल पूरी होती है और 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होंगे फाइनली। तो चलिए अब इस स्टेप को और डिटेल में इस पे चर्चा करते हैं। इस क्रेब्स साइकिल के स्टेप को चर्चा करने से पहले मैं एक बात बता दूं, और आप दिमाग में भी रखिएगा कि ये जो साइकिल चलती है वो 2-2 बार चलती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं वो 2-2 बार बनते हैं। यहाँ पे जो NADP बन रहा है वो 2 बार बनेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिटिल को एंजाइम जो है वो 2 मॉलिक्यूल होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं एसिटिल को एंजाइम A के। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि एसिटिल को एंजाइम A जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है, उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस स्टेप में जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है आपका सिट्रेट सिंथेज। इस प्रोसेस में एक H2O मॉलिक्यूल लगता है और इससे क्या होता है, को एंजाइम A निकल जाता है। इस तरह से ऑक्जेलो एसिटिल को एंजाइम A ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके बनाया सिट्रिक एसिड, और पहला स्टेप जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है सिस एकोनाइटिक एसिड में। इस कन्वर्जन में जो एंजाइम वर्क करता है वो एंजाइम होता है एकोनाइटेज, और इस तरह से एक H2O मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में बाहर निकलता है और नए कंपाउंड 6 एकोनेटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये 6 एकोनेटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में। इस प्रोसेस में भी जो आपका एंजाइम लगेगा वो एंजाइम होगा एकोनाइटेज। एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रोसेस में यूज़ किया जाएगा, और इस तरह से जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आइसोसिट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है 4th स्टेप में कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में, जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम लगता है वो होता है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, आइसोसिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता देता है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में, जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहलाता है। पहला जो प्रोडक्ट बना वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि सिट्रिक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट जो बना वो भी क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि 6 एकोनाइटिक एसिड है। थर्ड प्रोडक्ट जो बना वो भी क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड है, जो कि एक 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह से तीनों जो स्टेप हैं इसमें लगातार जो 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इस प्रोसेस को ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि ये 6 मॉलिक्यूल जो है वो आइसो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता रहता है। कहने का मतलब है कि 6 एक्टोनिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर हैं और ये सिमेट्रिकल से एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया तीसरे स्टेप पे, और फिर से हम एक और बार आगे बढ़ेंगे और 5th स्टेप से 6th स्टेप की तरफ चलेंगे।
सिक्स स्टेप में क्या होता है कि ये एक बार के लिए एक बार और हम लोग फिफ्थ स्टेप को देख ले रहे हैं, फोर्थ स्टेप को एक बार और देख ले रहे हैं। आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है फोर्थ स्टेप में। इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। ये देखिए ये क्या करता है इस स्टेप में कि NAD जो है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और रिड्यूस होकर NADH2 एक एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल बना लेता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। फिफ्थ स्टेप में ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर के रूप में काम कर रहा है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो डी कार्बोक्सिलेज है। ये स्टेप जो है वो आपका डी कार्बोक्सिलेशन का स्टेप है क्योंकि यहाँ से CO2 निकल रही है। और मैंने बताया था कि सबसे पहले जो रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्रेब्स साइकिल में फिफ्थ स्टेप पे होता है। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है सिक्स स्टेप में सक्सेनिल को एंजाइम A में बदल जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि को एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, साथ में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो सक्सेनिल को एंजाइम में बदल रहा है तो को एंजाइम जो A है वो CO2 में बदल रहा है और इस हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। इस हाइड्रोजन को लिपोइक एसिड के द्वारा ले लिया जाता है। लिपोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइपोइक एसिड में और यहाँ से NAD जो है इस हाइड्रोजन को लेके NADH2 में रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से ये भी एक एनर्जी यील्डिंग स्टेप हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने सिक्स स्टेप कंप्लीट कर लिया। सेवंथ स्टेप में क्या होता है कि सक्सेनिल को एंजाइम A जो है वो सक्सेनिक एसिड में बदल जाता है। इस प्रोसेस में जो आपका एंजाइम वर्क करता है उस एंजाइम का नाम है सक्सेनिल थायोकाइनेज। एंजाइम का जो नाम है वो है सक्सेनिल थायोकाइनेज। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक H2O मॉलिक्यूल यूज किया जाता है और यहाँ से क्या होता है सक्सेनिल को एंजाइम A का को एंजाइम A जो है वो बाहर हो जाता है। यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से GDP को दे दिया जाता है। GDP क्या करता है GTP में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ADP के द्वारा लेके कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको ATP में। तो ये है हमारा सेवंथ स्टेप कंप्लीट। अब क्या होता है कि सक्सेनिक एसिड जो है 8 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसका नाम है सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ से क्या होता है कि एक H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसको FAD ले लेता है और FADH2 में बदल जाता है। अब 9th स्टेप में क्या होता है कि फ्यूमेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। 9th स्टेप में क्या होता है कि जो अपना फ्यूमेरिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है फ्यूमरेज। यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो यूज किया जाता है। लास्ट स्टेप जो है आपका स्टेप नंबर 10th, इसमें क्या होता है कि मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में। इस प्रोसेस में जो एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल निकलता है, इसको NAD के द्वारा ले लिया जाता है। NAD रिड्यूस होकर NADH2 में बदल जाता है। ये भी एक एनर्जी यील्डिंग स्टेप है। तो इस तरह से हमारे 10th स्टेप पूरे खत्म हुए। एक दो बार देखिएगा तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक बार के लिए हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला मॉलिक्यूल बनता है वो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड होता है। 6 एकोनिटिक एसिड जो होता है वो भी एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। थर्ड जो मॉलिक्यूल बन रहा है आइसोसिट्रिक एसिड वो 6 कार्बन का। उसके बाद से ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो बन रहा है वो भी ध्यान रखिएगा कि ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ के बाद से 5th स्टेप के बाद जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन रहा है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। सक्सेनिल को एंजाइम A जो बन रहा है वो आपका 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सक्सेनिक एसिड भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फ्यूमरिक एसिड भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मैलिक एसिड 4 कार्बन, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन। इस तरह से इस कार्बन को पूछा जाता है कि ये एसिड किस कार्बन, इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं। अब देखिए क्रेब्स साइकिल में एक बार के लिए हम लोग इसको समराइज करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में
जो एटीपी बना था वो 8 एटीपी बना। यहाँ पे 4 चूंकि ये साइकिल जो है वो 2-2 बार चल रही है, और इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस तरह से आपका 4 बार जो है वो NaDH2 निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक NaDH2 जो है वो क्या करता है, 3 एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक NaDH2 कहाँ से आया, यहाँ पे तो 3 ही दिख रहा होगा आपको। तो एक NaDH2 जो है वो आपका यहाँ जब एसिटिल को एंजाइम बन रहा था पायरुविक एसिड से, वहाँ का एक NaDH2 को यहाँ पे काउंट किया गया है। तो इस तरह से 4 NaDH2 हैं, और एक NaDH2 जो है वो क्या बनाता है, 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। इस तरह से 4 NaDH2 जो है वो 12 बनाएंगे, 3 4 12। और चूंकि ये साइकिल 2 बार चल रही है, इस कारण NaDH2 से हमारे जो आपके एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होंगे वो होंगे 24 मॉलिक्यूल्स एटीपी जनरेट होंगे। एक FADH2 जो है वो क्या करता है कि आपका 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनाता है। तो साइकिल 2 बार चल रही है, इसीलिए 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। एक बात और याद ध्यान रखिएगा कि एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो मिलके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटीपी और बनाएगा। इस तरह से आपके टोटल जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे एटीपी के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, वो 38 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे एक क्रेब्स साइकिल के दौरान। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर दीजिएगा आप। 6 कार्बन मॉलिक्यूल इस पूरे क्रेब्स साइकिल में कौन से हैं, 5 कार्बन एसिड जो हैं वो कौन से हैं, और 4 कार्बन का एसिड कौन सा है, डीकार्बोक्सिलेशन किस किस स्टेप में हो रहा है, एनर्जी एल्डिंग स्टेप जो है वो क्रेब्स साइकिल का कौन सा है। आप अगर इस पूरे क्रेब्स साइकिल में देखेंगे तो पहला है एसिटिल को एंजाइम, पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम में बदल रहा है, यहाँ से NaDH2 निकल रहा है। 4th स्टेप है, इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। 6th स्टेप जो है वहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। 7th स्टेप में एक एटीपी बन रहा है, 8th स्टेप में एक FADH2, और 10th स्टेप में एक NaDH2। इस तरह से हमने क्रेब्स साइकिल के इस प्रोसेस को खत्म कर लिया। मिलते हैं अगले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एक नए प्रोसेस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।